देखो आज हम बुकलेट डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। एक्चुअली हम क्या करने वाले थे, मेडिकल के कुछ क्वेश्चंस उठाते पहले, फिर नॉन मेडिकल के। बट आपका जो अभी सिलेबस हुआ है बेटा, ज्यादा नहीं हुआ है। नॉन मेडिकल की बुकलेट में कुछ ही क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि वो पहले से ही उसमें ना। हाँ, तो इसलिए आज हम बेटा मेडिकल की बुकलेट डिस्कस करेंगे। जब नेक्स्ट संडे हो, सैटरडे होगा, उस टाइम फिर नॉन मेडिकल की भी चलेगी साथ में, ठीक है। क्लियर है ये चीज बेटा? आकिब सर, आकिब, ठीक है, आकिब सर। हाँ ठीक है, चलो मेडिकल की बुकलेट। बेटा जिसमें भी डाउट है वो बुकलेट पूरी सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में डाउट है? ठीक है। हाँ बेटा, अभी आप बुकलेट बस खोलो बस। बुकलेट में बेटा क्वेश्चन नंबर 50 से, मेडिकल की बुकलेट जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 50 से। जिसके पास बुकलेट नहीं है बेटा, पीडीएफ नहीं मिली आपको? चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुनो अब मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे बेटा डिक्टेट भी करूंगा, क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है बेटा? बता दूंगा, है ना। आप बस ध्यान दो अब इधर, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 50 अगर आप देखोगे, सुनो, अब हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 50 है, जो मेडिकल की बुकलेट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 से आपका वेक्टर स्टार्ट है, ठीक। ठीक है, हाँ बस अब बेटा अभी आप 51, 57, 58 बेटा अलग अलग है आपके। ये है किसी के 52 है, किसी का 50 भी है। तो अब हम जनरल में चलेंगे, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लगेगा हाँ यहाँ से होगा, तो फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। पेज नंबर बेटा 1.36, 1.36 फिजिक, ये जो है मेडिकल की बुकलेट, बुकलेट 1.36 लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 बेटा वेक्टर का, वेक्टर जो पार्ट है ना लिखा हुआ है, वेक्टर्स डेफिनेशन। क्लियर है? देखो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा। जो नॉन मेडिकल बेटा, बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो नॉन मेडिकल में भी है, ठीक है। नॉन मेडिकल के बुकलेट में भी है, तो आप देख लेना, फिर वहां से भी हो जाएंगे वो। देखो क्वेश्चन पहला क्या है। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्टिव, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट आपको चूज करना है। देखो पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये ऐसा कहता है कि बेटा जो आपका करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो है ये, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको बेटा पता है जो करंट है इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे मान लो यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आया, इधर कितना जाएगा बेटा? 5 एम्पियर। ये क्लास 10th में आपने देखा होगा। अगर यहाँ पे 2 एम्पियर है, यहाँ 3 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा बेटा? 5 एम्पियर। ठीक है बेटा। तो करंट में बेटा डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट ये बेटा फिर भी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। क्योंकि आपको सर ने बताया होगा, जब वेक्टर पढ़ाया होगा, वेक्टर के लिए 3 कंडीशन जरूरी है। पहली कंडीशन ये है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और तीसरा इंपॉर्टेंट ये वेक्टर लॉज को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन जो है ना बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उनको फॉलो करना चाहिए। देखो मैंने ऐसे बनाया, अगर मैं मान लो इसी को, यहाँ पे एंगल 90 है, फिर भी 5 एम्पियर आया। अगर मैं, तो अगर मैं इसको चेंज करूं, मैं ऐसे लिखूं, यहां से मैं ले आऊंगा बेटा 3 एम्पियर, यहां से ले आऊं 2 एम्पियर, फिर भी तो यहाँ पे बेटा 5 एम्पियर ही आएगा। तो मतलब इसने वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 90, यहाँ तो वैल्यू अलग आना चाहिए। यहाँ पे तो कुछ और वैल्यू है, मान लो ये जितना भी है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे वैल्यू अलग आना चाहिए, बट यहाँ पे 5 एम्पियर ही है। तो इसका मतलब है वेक्टर लॉज पे, वेक्टर लॉज को ओबे नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक करंट है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट स्टिल इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? बिकॉज बेटा वेक्टर होने के लिए 3 चीजें हमें होनी चाहिए। तीसरा चीज, पहला चीज मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा वेक्टर लॉज को फॉलो करना चाहिए। 2 चीज तो है इसमें, बट ये फॉलो नहीं करता है वेक्टर लॉज को। ठीक है, ये क्लियर हो गया पहला पार्ट। दूसरा देखो, टाइम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बेटा टाइम तो आपको पता है, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
टाइम स्केलर क्वांटिटी है बट ये बोलता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी गलत हुआ। पार्ट सी, और ये भी गलत ही है, ठीक है बेटा। हाँ, ऑल क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और वेक्टर क्वांटिटीज। देखो फिर से वही स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है सारे क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है वो वेक्टर है। नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है और एक चीज होनी चाहिए, वो क्या है बेटा, क्या है, उनको क्या होना चाहिए बेटा, वेक्टर लॉज वो फॉलो करनी चाहिए। जैसे करंट, इसको मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है बट फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वे वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो तीसरा भी फॉल्स है। तो इसको मतलब तीनों के तीनों फॉल्स है, तो पहला इसमें आएगा ऑल ऑफ दी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर। इनमें से कौन सा स्केलर नहीं है? टाइम स्केलर है बेटा, लेंथ स्केलर है बेटा, मास स्केलर, वेट, वेट होता है बेटा फोर्स, वेट जो होता है ना ये होता है फोर्स, तो वेट जो है ये फोर्स होता है, तो फोर्स आपको पता है फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें डी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ये हो गया 51। अब 52, सॉरी हाँ 52, 50 हो गया, 51 यही है बेटा, इसमें वेट आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा 52, ए मैन वॉक्स 40 मीटर नॉर्थ, एक आदमी है वो नॉर्थ की तरफ 40 मीटर चला, ये होता है बेटा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो पहले ये नॉर्थ की तरफ 40 मीटर चला, देन 30 मीटर ईस्ट, फिर 30 मीटर इधर चला ये ईस्ट, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। एंड देन 40 मीटर साउथ, फिर साउथ की तरफ 40 मीटर, मतलब इधर 40 मीटर, नो प्रॉब्लम। ठीक, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा इनिशियल से फाइनल जोड़ता हुआ ये वेक्टर, जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाता हुआ वेक्टर है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और ये कितना हो गया, मुझे लग रहा है 30 मीटर ही है, 30 मीटर, और किसकी तरफ है, ईस्ट, 30 मीटर ईस्ट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ो बेटा, जो वेक्टर बनेगा वही आंसर है। ठीक, क्लियर, सबको क्लियर है ये, हाँ या ना लिखो बेटा। बेटा मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूंगा, हो सकता है कैलकुलेशन नहीं करूंगा, डिस्कस सारे करूंगा, क्योंकि सबके डाउट्स है। अब अगर एक क्वेश्चन छोड़ूंगा ना, फिर अभी बोलोगे सर वो क्वेश्चन आपने नहीं कराया, ये नहीं कराया, ठीक है। हाँ, किसी किसी को कोई कोई डाउट होगा, जो नहीं होगा फिर भी देख लो, रिपीट दिस वंस। बेटा एक आदमी है, वो पहले 40 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ की तरफ 40 मीटर चला, फिर चला 30 मीटर इधर, ठीक है, ईस्ट, फिर चला वापस 40 मीटर साउथ। ठीक, तो ये आपने लिखा 40 मीटर 30 मीटर 40 मीटर। अब आपको क्या पूछा है बेटा, सुनना, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस पॉइंट से यहां तक, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है ना, इनिशियल टू फाइनल। बेटा नॉन मेडिकल के लिए भी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये बुकलेट है बेटा, इसका हर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये चुन चुन के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपकी कोई नॉर्मल बुक नहीं है जो आप घर पे देखते हो, इसका हर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बेटा बुकलेट का। ठीक है, ये बुकलेट ऐसे ही नहीं होती है, अगर आपकी बुकलेट पूरी हो जाएगी ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन ढंग से, है ना, कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चंस करने हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, सब सारे के सारे क्वेश्चन। और आप जो नॉन मेडिकल वाले हैं ना बेटा, आप ये क्वेश्चन करोगे तो फिर आपकी बुकलेट जो है थोड़ा इजी हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप प्रैक्टिस पहले हो जाएगी फिर इजी होगा। ये क्लियर हो गया अब बेटा, इसको आप फिर से रिपीट करना है क्या, 30 मीटर ईस्ट, चलो वेरी गुड, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, 53 में क्या दे रखा है, एक वेक्टर ए दे रखा है, वो कितना है बेटा, 2i कैप प्लस पी जे कैप प्लस क्यू के कैप। बेटा ये आई जे के कैप तो शायद आपने नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा है आपने आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, नो, चलो फिर इस क्वेश्चन को भी रहने दो फिर बेटा, क्वेश्चन नंबर 53 को भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 53 को रहने दो, ठीक, पढ़ा है, चलो मैं करा दूंगा फिर, जिसने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। अरे मैक्सिमम तो लिख रहे हैं नो नहीं पढ़ा है बेटा, तूने कैसे पढ़ा, चलो नहीं करा रहा हूं, नहीं करा रहा हूं बेटा, छोड़ दो। 54 क्वेश्चन पे आ जाओ, 54 क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ बेटा सही है, मुझे पता है, सर ने कहा कि आज जे के क्या अभी नहीं हुआ, सर ने दिया है ये क्वेश्चन, चलो यार कराता हूँ, फिर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लो बस, यही प्रॉब्लम है ना, आप एक एक चीज बताओगे, ठीक है मैं करा दूंगा, जिसको हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं,
नहीं होगा तो कोई भी प्रॉब्लम, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिफ्टी फोर, अब मैं आपकी बात ही नहीं सुनूंगा। द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड बीटा विद बी। कोई रिजल्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको सर ने कराया है, आप देख लेना, ये क्वेश्चन आपको सर ने कराया है बेटा नोट्स में। ठीक है बेटा, 54 क्वेश्चन हो गया, सर ने कराया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कुछ ऐसा किया होगा सर ने, देख लो वहां पे, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो अगर मैं ये पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, तो ये एंगल देखो कम होगा, ये एंगल ज्यादा होगा, कुछ ऐसा बताया होगा सर ने। कुछ याद आया बेटा? ऑब्वियसली अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो अल्फा लेस देन बीटा होगा। ठीक, बताया होगा अपने सर ने। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 55, 55 क्वेश्चन देखो बेटा, हो गए ये बेटा आपका क्वेश्चन क्लासरूम में डिस्कस हो चुका है, फिर भी मैंने याद दिलाया कहां पे। क्वेश्चन नंबर 55, which of the given sets below may represent the magnitude of three vectors adding to zero। देखो बेटा, थ्री वेक्टर ऐड कब जीरो हो जाएंगे, सुनो, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर रिजल्टेंट है इनका, ठीक है, इनका कब हो जाएगा, मुझे पता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके बराबर है, रिजल्टेंट फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। ठीक, 55 का क्वेश्चन समझा समझा बेटा। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है, हमारे पास सेट दे रखा है, देखो, which of the sets given below may represent the magnitude of three vectors adding to zero। ये क्वेश्चन है, सुन लिया आपने क्वेश्चन। अब देखो सेट्स क्या क्या दे रखा है, ए पार्ट में दे रखा है बेटा 2 4 8, बी में दे रखा है बेटा 4 8 12, सी में दे रखा है 1 2 5, और डी में दे रखा है 0.5 1 और 2, ये दे रखा है आपको। ठीक, 2 4 8 4 8 12 1 2 5 0.5 1 2, ये चार सेट दे रखे हैं बेटा, और आपको इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा, चार सेट में कौन सा पार्ट होगा जिसमें मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेक्टर्स एडिंग टू जीरो, मतलब उनका अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूंगा उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब बेटा बात सुनो, मैंने आपको बोला कब जीरो होता है, अगर मैं इसको देख लूंगा ए प्लस बी, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, तो ये रिजल्ट, ये जीरो आ गया, कब आ गया, जब मैंने ए प्लस बी प्लस माइनस रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो, ऐसे कर सकता हूं। तो इसका मतलब है अगर मैं दो वेक्टर को जोड़ूंगा, ठीक है, मतलब दो वेक्टर को किसी भी तरह जोड़ूं, कोई भी एंगल हो, वो जो तीसरा वेक्टर है वो इनके बीच में होना चाहिए, तभी तो ये पॉसिबल है। अब देखो सुनो बात, ये आपने लिखा, ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये पता ही आपको, ठीक है, ट्रायंगल लॉ। अब देखो, पहला है बेटा 2 4 8, अब मैं एक पेयर बनाऊंगा, इनमें एक पेयर बनाऊंगा, मैं मान लो इसको पेयर एक बनाऊंगा 2 4 को, बेटा अगर आप 2 और 4 आपके पास दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड 2 एंड 4 है, तो इनका रिजल्टेंट किस किस के बीच में आ सकता है, रिजल्टेंट किस किस के बीच में आता है बेटा, याद है ना, a माइनस बी से लेकर a प्लस बी तक होता है, याद है कुछ, मॉड ऑफ a माइनस बी से a प्लस बी तक होता है, यही होता है ना, और इनके बीच में होगा। मान लो मैं एग्जांपल से आपको बेटा दे दूंगा, 2 और 3, आपके पास एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 2 है और एक है 3, तो मिनिमम कितना हो सकता है, a माइनस बी दैट इज 1 टू, मैक्सिमम कितना हो सकता है, a प्लस बी दैट इज 5, तो मतलब 1 to 5, इवन 1 बी बिटवीन 1 and 5 लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं, मतलब जो इनका रिजल्टेंट आएगा बेटा वो 1 से 5 के बीच में आएगा, 1 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। क्लियर है ये बात आपको क्लियर है, पहले हाँ या ना बताओ, ये बात क्लियर है बेटा, यस वेरी गुड। तो इसका मतलब है अब मैं कोई सा भी पेयर उठाऊं, मान लो मैंने ये और ये पेयर उठाया 2 4, इनको अगर आप, क्या आएगा इनके बीच में रिजल्ट, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है बेटा 2 से 2 2 भी इंक्लूडेड है ना, और 4 2 6, 2 और 6, 2 और 6 के बीच में, और 2 भी 6 भी, बट बेटा ये 8 है, क्या है 8 है, 8 तो इससे बाहर आ गया, मतलब इससे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। अब उठाओ, ये पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा, पॉसिबल ही नहीं है, अब ये वाला उठाओ,
4 8 12 मैंने कोई पेयर ले लूंगा, ठीक है। अब मैं कोई पेयर ले लूंगा, देखो 4 8 और 12 में मैं एक पेयर ले लूंगा 4 और 8, ठीक है। इनका मिनिमम कितना होगा 4, मैक्सिमम कितना होगा 12। तो मैंने बोला ना 12 भी इंक्लूड करना है तो 12 आ जाएगा, तो अभी तो सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, ठीक है। अब मैं और कोई पेयर, आप बोलोगे सर ये और ये पेयर उठाओ, उठाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये और ये पेयर उठाओ तो कितना आएगा 12 को 8 4 से 12 और 8 कितना हुआ 20, तो 4 तो इसी में है, तो ये भी सही है। और कोई बोलेगा सर ये और ये पेयर उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 12 और 4 ये कितना आएगा 8 और 16 के बीच में आएगा ना, तो ये 8 भी इनके 12 और 16 8 भी इनके बीच में आया, मतलब 8 भी तो इंक्लूड है। तो इसका मतलब है आपको एक एक पेयर उठाना है, फिर देखना है जो तीसरा है वो उनके बीच में आना चाहिए, अगर वो आ गया तो मे बी ये 0 बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बेटा कभी कभी आते हैं, इनका यही करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं, बस वहीं पे देखना है, इसको इसको उठाओ, किसी को भी उठाओ। अब देखो पहला पहला ही पेयर कैंसिल हो जाएगा तो ये तो होगा ही नहीं, एक पेयर भी कैंसिल होगा तो हो जाएगा ही नहीं। अब ये देखो 1 और 3, इसमें क्या आ सकता है 1 और 4, ये तो 5 है तो नहीं आ सकता ये भी। अब ये देखो ये और ये उठाऊं तो इनके बीच में कितना हुआ 0.5 और 1.5, बट ये 2 है तो ये भी नहीं आया, बस ये आ गया। एक ही पेयर आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा हाँ सही है, तो बी इज राइट आंसर बेटा, बी इज राइट आंसर। देखो 4 और 8 12 उनके बीच में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 12 4 उनके बीच में आएगा, 4 और 12 8 उनके बीच में आएगा। कोई भी पेयर उठाओ बेटा आप, उनको फिर देखो मिनिमम और मैक्सिमम कहां से वैल्यू आ सकते हैं, जो थर्ड वाला वेक्टर होगा ना मैग्नीट्यूड, वो उनमें आना चाहिए। अगर वो उनमें नहीं आना है फिर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आता है, कभी मेडिकल में ज्यादा आता है, ठीक। बस यही है इसका प्रोसीजर, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये था क्वेश्चन नंबर 55। अब 56 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, नो प्रॉब्लम। अब दे रखा है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये इसी कंसेप्ट है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीट्यूड ए में ले लूंगा बेटा 2, मैग्नीट्यूड बी में ले लूंगा बेटा 3, मैंने ले लिया कोई दिक्कत नहीं। अब इनका रिजल्टेंट किस किस के बीच में आएगा बेटा, इनका रिजल्टेंट आएगा 1 से लेकर 3 - 2 तो 1 ही हुआ, 1 से लेकर कहां तक 5, यहां से आप समझोगे, मतलब इसका रिजल्टेंट आएगा 1 से 5, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी, और उसके बगैर कोई नहीं, उसके बगैर बेटा कोई नहीं। चलो सही। पहला पार्ट में बोल रहा है जो मैग्नीट्यूड सी का होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, ये हमेशा ग्रेटर देन ए है क्या, ए मतलब ए यहाँ पे 2 है बेटा, मैंने आपको बोला ये 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी, ये बोल रहा है हमेशा इससे ग्रेटर 1 भी तो आ सकता है, तो ऑप्शन गलत हो गया बेटा, क्योंकि 1 भी तो आंसर आ सकता है, मतलब ए से लेस देन भी आंसर आ सकता है, तो पहले ऑप्शन गलत। सर ये नॉन मेडिकल का 21 क्वेश्चन है बेटा, सही है, हाँ क्वेश्चन नंबर 21 है तो देख ले वहीं से, ठीक। इसके बाद बी, इट इज पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड सी लेस देन ए एंड सी लेस देन बी, ये ऐसा कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड सी है ना ये लेस देन ए हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और सी जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है लेस देन बी हो सकता है, इट इज पॉसिबल, हाँ पॉसिबल है, क्यों नहीं है। देखो यहाँ पे जो आपने रिजल्टेंट निकाला ए से लेस देन भी तो आ सकता है, और बी कितना है 3, उससे भी तो लेस आ सकता है, यस सेकंड इज ट्रू। अगर आप इसकी थर्ड ऑप्शन देखोगे वो कहता है सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, ऑलवेज कहाँ है, ये बोल रहा है थर्ड ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन बेटा सही हो गया, पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, ये बोल रहा है सी हमेशा किसके बराबर होगा ए प्लस बी, ये ओनली तब होता है जब थीटा कितना होता है बेटा 0, पता है ना आपको, ये ओनली तब, ये एक कंडीशन है, ये बोल रहा है हमेशा होता है, ऐसा नहीं है ना आपके पास एक वेक्टर 5 न्यूटन है, दूसरा वेक्टर 10 न्यूटन है, वो आप हमेशा 15 न्यूटन लिखोगे, नहीं लिख सकते ना बेटा। तो इसका मतलब है सी ए प्लस बी थीटा कितना 0, ये एक ही कंडीशन में होता है ये चीज। अच्छा डी बोल रहा है सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी के इक्वल क्यों नहीं होगा, ये बोल रहा है नेवर इक्वल टू ए प्लस, हो सकता है अगर थीटा 0 है तो ए प्लस बी, तो मतलब ये वैल्यूज आपको आ सकती। क्लियर है ये क्वेश्चन, हाँ या ना लिखो, बस ये थोड़ा ध्यान देना है, बस रिजल्टेंट किस किस के बीच में लाई करता है बेटा, बस इतना है।
बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 56 तो हो गया, अब 57। 57 टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी, देखो 57 में मैं लिखूंगा, ये बोल रहा है दो वेक्टर ऐसे हैं कि इनका a प्लस बी जब आप करोगे वो आएगा बेटा वेक्टर c के बराबर, पहला। चलो नो प्रॉब्लम। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू c एंड, और मुझे ये भी दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देना है, ये चीज मैग्नीट्यूड होता है ये, मतलब जो अगर आप इसको मैग्नीट्यूड लिखते हो, ये हम a भी ऐसे भी लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मैग्नीट्यूड चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। विच ऑफ, अब इसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है बेटा। बेटा वेक्टर से करना है, पाइथागोरस थ्योरम क्यों क्या लगाएगा तू, यहाँ वेक्टर से ज्यादा क्वेश्चंस कर लिया करो, ठीक है। अब देखो मुझे दे रखा है c इसके बराबर है, तो मैं सॉल्यूशन इसका अगर लिखूंगा बेटा, तो मैं लिख सकता हूं क्या c का स्क्वायर, या c, मैं लिख सकता हूं c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, इसमें लिखने में क्या कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि मुझे दे रखा है c इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो वो तो ऐसे आता है, y, y मतलब यस ना, y मतलब यस है, ये वो वाला y है, WHY, यस वाला। चलो सही है बेटा, तो ये आपका c मैग्नीट्यूड आ गया, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपको बेटा c स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, c स्क्वायर दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मैं इसको c स्क्वायर लिखूं, c स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, नो प्रॉब्लम। अब बेटा c स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो लिखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab cos थीटा 0 आ गया, तो मतलब cos थीटा किसके बराबर आया बेटा, 0 के बराबर। और अगर cos थीटा 0 के बराबर आया तो थीटा कितना है बेटा, थीटा कितना है, 0 कब होता है cos का वैल्यू, 90, तो मतलब थीटा 90 डिग्री आया, तो मतलब ए और बी के बीच में एंगल 90 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए इज पैरेलल टू बी, नहीं पैरेलल टू मतलब 0, ए इज एंटी पैरेलल टू बी, एंटी पैरेलल मतलब 180, A is perpendicular to B, थर्ड ऑप्शन इज सही, ये क्या होगा बेटा, A is perpendicular to, थर्ड ऑप्शन इज राइट बेटा, A is perpendicular to B। सबको क्लियर है, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई, यस वेरी गुड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखो, ये भी बेटा नॉन मेडिकल के बुकलेट में, सर प्लीज क्वेश्चन नंबर 66, बेटा वहीं पे हम पहुंच जाएंगे, हम 66 पहुंच जाएंगे बेटा, हो जाएगा आज ही हो जाएगा, अभी तो बाकी तो करने दो। क्वेश्चन नंबर 58 बेटा, क्वेश्चन नंबर 58 कुछ ऐसा कहता है, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी बी 120। एंगल दे रखा है बेटा 120, कितना दे रखा है 120 एंड इट्स रिजल्टेंट बी सी, सी आपको दे रखा है रिजल्टेंट दैट इज ए प्लस बी, ठीक। और फिर ये पूछता है कि एंड इट्स रिजल्टेंट बी सी, फिर ये यही पूछता है अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वो a माइनस बी के मॉड से कम होगा या ज्यादा होगा, क्या होगा ये हम देखेंगे। तो बेटा पहले अगर मैं c का मॉड लिखूं, पहले मैं अगर c का मॉड लिखूं तो c आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही आएगा। अरे यहाँ क्लियर है ना, c में लिख सकता हूँ ना मॉड a प्लस बी, तो वो रिजल्टेंट इतना आता है, तो c किसके बराबर आ जाएगा बेटा, हाँ बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बेटा cos 120 है, यहाँ पे एंगल कितना है 120, तो मैं यहाँ पे 120 ही लिखूंगा, cos 120। तो cos 120 का वैल्यू कितना होता है -1/2, कितना होता है बेटा -1/2, सही है। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन गया रिजल्टेंट c आपका आ गया बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, सही है, क्लियर है यहां तक, चलो सी आ गया। अब मुझे ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन में मुझे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तभी मैं रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूं।
तो अब मैं a माइनस बी जो है बेटा इसका मैग्नीट्यूड देखूंगा। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यही होता है कॉस 120। तो ये आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस 2ab कॉस 120 का वैल्यू -1/2, ये 2 और 2 कट जाएगा तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी। खुद बताओ ये ज्यादा है ये सी ज्यादा है या ए माइनस बी का मॉड? सर ये दोबारा बताओ बेटा, सी ए प्लस बी दे रखा है आपको तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है। पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ में हमने रिजल्टेंट निकाला था, याद है कुछ? है ना? तो सी अगर आप लिखाओ वो तो यही होता है ना 2ab cos थीटा। cos थीटा मुझे दे रखा है, थीटा इनके बीच में 120 है, यहाँ तो हम थीटा लिखते हैं वो जो इनके बीच में होता है ए और बी के बीच में। ठीक, फिर हमने सी निकाला बेटा, cos 120 है, इसको थोड़ा सॉल्व करके ये आ गए। ए और बी मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है, मैंने सी निकाला। फिर मुझे क्वेश्चन में ये बेटा ए माइनस बी का मॉड मुझे निकालना है, तभी मैं इनके बीच में रिलेशन निकालूंगा। तो मैंने ए माइनस बी मॉड निकाला, वेक्टर ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी का मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, वो कितना होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा तो उतना ही है बट यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि जो सी है सी इज लेस देन और ग्रेटर देन। देखो बेटा इसमें माइनस ए भी हो रहा है, इसमें प्लस ए भी हो रहा है, तो सी मस्ट बी लेस देन, सी मस्ट बी लेस देन किससे? ए माइनस बी। ये आपका क्वेश्चन नंबर सॉरी 58 क्वेश्चन नंबर का बी पार्ट आएगा। सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी। सर ऐसे भी कर सकते हैं कि जब थीटा 180 हो तब रिजल्ट, बेटा वो तब करेगा तू जब ए माइनस बी हो, जब यहाँ पे मॉड हो। देखो वो गलती नहीं करेगा, तब तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा सी पार्ट। वो तब सही है जब यहाँ पे ऐसा लिखा हो ए माइनस बी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो रिजल्ट वो वेक्टर है बेटा। क्लियर है? अगर ऐसा होता ना मॉड तब तो ऑप्शन सी सही थी, बट वहां पे बेटा ये लिखा हुआ ए माइनस बी। ध्यान से देख लियो, क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग मत बनाओ कोई भी। क्लियर हो गया तेरे को? अब बता हाँ या ना, तो बताओ कुछ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड 15 न्यूटन इज 17 न्यूटन। द एंगल बिटवीन द फोर्सेस ऑफ 8 न्यूटन एंड 15 न्यूटन इज। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन तो आप खुद करोगे, बस मैं बताऊंगा क्वेश्चन है क्या। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन। आपके पास दो फोर्सेस है, एक का मैग्नीट्यूड 8 है, एक का मैग्नीट्यूड 15 है, और इनका रिजल्टेंट जो है वो भी दे रखा है 17 है। मान लो आपका एक फोर्स ए है, ये आपके एक फोर्स बी है, वो उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, वो रिजल्ट। द एंगल बिटवीन द फोर्सेस ऑफ 8 न्यूटन, इनके बीच में आपको फोर्स निकालना है, सॉरी इनके बीच में आपको एंगल निकालना है। निकाल सकते हो बेटा, आपको पता है रिजल्टेंट आप लिख सकते हो ना, आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यस। तो आर स्क्वायर मतलब आर तो दे रखा है 17, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए दे रखा है 8 स्क्वायर प्लस बी दे रखा है 15 स्क्वायर प्लस 2 ए 8 बी 15 cos थीटा। मुझे cos थीटा चाहिए, देखो इस इक्वेशन से निकाल सकते हो cos थीटा। तो ये 17 का स्क्वायर कितना हुआ? 289, 289, वेरी गुड। 289 माइनस 64 माइनस 225 इज इक्वल टू 30 इंटू 8 240 कॉस थीटा। ठीक, तो यहां से ये जीरो हो गया तो 240, तो कॉस थीटा जीरो हो गया। कॉस थीटा जीरो अगर हो गया तो थीटा कितना? 90। तो 90 इज योर आंसर बेटा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। थीटा इज 90, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60।
बेटा फिर आप क्वेश्चन यही भेजते हो, सारे के सारे क्वेश्चन डाउट में, है ना, इसलिए मैं सारे करा रहा हूँ, है ना। क्योंकि कई बच्चों को तो हर कोई क्वेश्चन डाउट होता है, तो फिर अभी अगर एक क्वेश्चन में स्किप करूंगा ना बेटा, पहुंचूंगा, आप कौन सा बोल रहे थे 66, तो फिर हाँ, मैसेज से फिर हैंग हो जाएगा पूरा सिस्टम, इतने मैसेजेस आएंगे सर एक क्वेश्चन स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर। टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और ये दे रखा है द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर। इक्वल लेंथ है, मतलब अगर ये ए है तो ये भी कितना है बेटा, ए है, ठीक, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर। ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, सुनो बेटा, अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट आएगा, अच्छा पहले सम करना है, सम, अगर मैं सम करूंगा तो a प्लस बी करूंगा, है ना, अगर a प्लस बी आप मॉड निकालोगे बेटा, वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 आएगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है कि नहीं होता है बेटा, हाँ या ना तो लिखो। यस, वेरी गुड, तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो नो प्रॉब्लम। और अगर मैं a माइनस बी निकालूं, a माइनस बी, तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वो भी 0 आएगा, मतलब माइनस 0 आएगा ना, माइनस 2ab cos 90 0 आएगा, तो वो भी कितना आया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसका मतलब ये है a प्लस बी पे भी वही आता है, a माइनस बी पे भी वही आता है, ये बात तो पता चल गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट, दूसरा चीज इसमें अब ये देखना है कि वो किस एंगल पे है, सुनो बात, देखो बेटा, आपको पता होगा अगर दो वेक्टर है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा कहां से निकलता है बेटा, उनके बीच में निकलता है कि नहीं। तो अगर मैं a प्लस बी करूंगा तो ये रिजल्टेंट कुछ यहां से निकलेगा और 45 डिग्री एंगल पे निकलेगा, क्लियर है, क्लियर है बेटा। a प्लस बी आपने लिखा, वो भी उतना ही आएगा, a माइनस बी भी उतना ही आएगा, वो तो हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पे a रखोगे तो वो सेम रिजल्ट आएगा, जो a प्लस बी आएगा बेटा वो a माइनस बी आएगा, क्योंकि एंगल 90 है, एंगल 90 cos 90 0 हो जाता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आ गया। अब देखो, ये तो a प्लस बी है, जब मैंने a प्लस बी किया तो रिजल्टेंट ये आया। अब अगर मुझे a माइनस बी करना हो तो मुझे फिर b कौन सा लेंगे हम, इसको b मान लो, ठीक है, a प्लस बी जब मैंने कर लिया तो रिजल्टेंट ये आया। अगर अब मुझे a माइनस बी करना हो तो a माइनस बी, क्योंकि मैं क्या करता हूं बेटा, जो वेक्टर होता है उसको क्या करता हूं, डायरेक्शन चेंज करता हूं, नेगेटिव वेक्टर आता है ना, नेगेटिव वेक्टर पता है बेटा, तो a, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना बेटा a माइनस बी, तो हम एक्चुअली प्लस ही करते हैं, बट किसका, नेगेटिव ऑफ वेक्टर से। तो मुझे अगर a माइनस बी करना हो तो a, मैं ये जो प्लस बी है इसको इधर लाया, तो इनके बीच में भी एंगल कितना, 90 डिग्री, अरे है कि नहीं 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी इनका जो वेक्टर है वो इनके बीच में निकलेगा 45 डिग्री पे, तो ये आ गया रिजल्टेंट a माइनस बी का, a माइनस बी का, और ये आया a प्लस बी का, ठीक है। अब देखो दोनों का रिजल्टेंट अगर आप देखो 45 कितने एंगल पे है, वेरी गुड, तो ये दोनों किस में है, 90 डिग्री पे। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल्सो परपेंडिकुलर, जो बेटा रिजल्टेंट है ना, सम एंड डिफरेंस, सम तो ये है, डिफरेंस तो ये है, ये भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर एंड ऑफ इक्वल लेंथ, इनकी लेंथ भी क्या आती है, सेम। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ इक्वल लेंथ, क्लियर है, हाँ या ना लिखो। a प्लस बी किया तो ये आपको पता है, ये चीज आपको आनी चाहिए, अगर दो वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इनका रिजल्टेंट हमेशा 45 पे निकलता है, ये तो आपको आना चाहिए। तो अगर ये 45 पे है तो a माइनस बी करने के लिए मैंने इसको नेगेटिव वेक्टर बनाया, अब a माइनस बी को जोड़ो तो ये ऐसा आएगा, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल, सिंपल सी बात है, और वो रिजल्टेंट आपने निकाला ही, उसमें कोई भी खास बात नहीं, ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, the resultant of two vectors of magnitude 2a and root 2a acting at an angle of theta is this.
द करेक्ट वैल्यू ऑफ थीटा, मुझे लग रहा है कर पाओगे। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, एक मान लो एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 2a है, 2a है, एंड दूसरा उसका रूट 2a है मैग्नीट्यूड, एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज दिस, और रिजल्टेंट आपको दे रखा है कितना, √10a। बेटा ये दे रखा है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और रिजल्टेंट दे रखा है। थीटा निकाल सकते हो, निकाल सकते हो थीटा कैसे? आप करोगे रिजल्टेंट का स्क्वायर, दैट इज √10a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट इज 2a का स्क्वायर, b स्क्वायर दैट इज √2a का स्क्वायर, प्लस 2ab cos थीटा। 2a कितना 2a, b कितना बेटा √2a cos थीटा, सही है। तो ये कितना हुआ 10a स्क्वायर इज इक्वल 4a स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर दैट 2a स्क्वायर प्लस 4a √2, 4a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर √2 cos थीटा। 10a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर √2 cos थीटा। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर कट जाएगा तो 1/√2, तो cos थीटा आ गया 1/√2। कब होता है बेटा cos का वैल्यू 1/√2? 45। तो थीटा इज इक्वल टू विच इम्प्लॉइज थीटा इज इक्वल टू 45। cos का वैल्यू कहाँ 45 होता है बेटा, 1/√2 कहाँ होता है 45 पे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मैंने कराया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 61। अब 62 मिटाऊं, किसी को लिखना है क्या? नो, आप तो होशियार बच्चे हो, आप क्यों लिखोगे? आप बस देख रहे हो इस सर कैसे करा रहे हैं, हमने जो मेथड किया क्या पता कोई शॉर्टकट तो नहीं बताएंगे सर, है ना, इसीलिए आप हो ना बेटा। अभी बेटा तू रिकॉर्डिंग मांग रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ तेरे को, मैं ऐसा कह रहा हूँ आप ऐसे बैठे हो ना, हम देखेंगे कोई शॉर्टकट तो नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगी बेटा। 62, ये 61 था, अब 62। अच्छा, सी दे रखा है a प्लस बी, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, नो प्रॉब्लम, दे रखा है। आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी आर, मैग्नीट्यूड ए का दे रखा है, मैं सीधे ए लिखूंगा। मैग्नीट्यूड ए दे रखा है 12, मैग्नीट्यूड बी दे रखा है 5, और मैग्नीट्यूड सी दे रखा है 30। ठीक, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में एंगल निकाल सकता है। अरे कैसे नहीं निकाले, वैसे ही ये 5 12 13 ये तो 90 डिग्री एंगल, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये तो 90 हो गया सीधे। मतलब क्वेश्चन तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन वैसे करने के लिए तो आप लिखोगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। सी स्क्वायर दैट इज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 2a, ए 12 बी 5 cos थीटा। तो 169 माइनस 12 12 144 माइनस 25 इज इक्वल टू 60 120 cos थीटा। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन उधर इधर हो जाए, देख लेना आप, ठीक है। 169 तो ये 0 हो गया, तो 0 हो गया तो थीटा कितना है, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा ये पता है ना आपको π/2 भी 90 होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखो बेटा, 63 देखो, गिवन आपको दे रखा है वेक्टर p इज इक्वल टू a माइनस बी, ठीक, एंड आपको p दे रखा है a प्लस बी के बराबर। चलो दो चीजें दे रखे हैं आपको, द एंगल बिटवीन a एंड b इज, वही क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं, कर लेंगे हम, करोगे सारे के सारे?
हो जाएगा बेटा ये, कोई नहीं लिखेगा सर प्लीज, वो लिखेगा अगर ये कराना है बेटा, वो चैट बॉक्स में लिखो, और कोई कुछ नहीं लिखेगा बेटा। ये क्वेश्चन कराना है वो लिखो, अगर किसी को कराना है करा दो सर, करा दूंगा बेटा। हो बस हो गया। द एंगल बिटवीन ए एंड बी, पी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर यहां से, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब बेटा p की जगह a प्लस बी का स्क्वायर लिखो, क्योंकि p दे रखा है a प्लस बी के बराबर, वही p मैंने रखा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, कहां तक पहुंचे? तो यहाँ इसमें क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप बोल सकते हो ना, यहाँ इसमें भी दिक्कत है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, फिर माइनस ये 2ab भी कट जाएगा, मतलब cos थीटा आ गया बेटा -1। अच्छा -1 कब होता है? बेसिक मैथ्स में कराया होगा सर ने आपको, 180। वेरी गुड, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा cos का वैल्यू 180, ग्राफ देखा होगा ना आपने, ऐसे ऐसे यहां पे आता है -1 cos 180 पे। ठीक, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखो। अब सर वो नहीं आएगा बेटा, जीरो, क्या कह रहा है, जीरो आएगा? जीरो क्यों आएगा? cos जीरो का वैल्यू 1 तो होता है बेटा, -1 आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, हाँ देखो मुझे पता था यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में, वरना इसमें कुछ खास है ही नहीं। 64 देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस मेक्स एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद देम। एक रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का, रिजल्टेंट है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस मेक्स एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मान लो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 40 न्यूटन। इसका बेटा मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस आर, सिंपल क्वेश्चन है। 40 न्यूटन एक फोर्स है, ये रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का, इस फोर्स का इस फोर्स का। ये मान लो F1 है, ये मान लो F2 है। F1 और F2 आपके पास बेटा दो फोर्सेस है, उनका जो रिजल्टेंट है वो है 40 न्यूटन, ये हमें दे रखा है, और वो बना रहा है 30 डिग्री एंगल F1 के साथ और 60 डिग्री एंगल किसके साथ, F2 के साथ। टोटल तो 90 हो गया ना, क्लियर है? तो इसको हम कैसे करेंगे अब? मैं क्या करूंगा, इसके कंपोनेंट कर लो, सर ने ये सिखाया होगा प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं कंपोनेंट। तो अगर मैं लिखूं 40 cos 30, यही तो F1 के बराबर होगा। इसका प्रोजेक्शन गिराओ बेटा, 40 का, 40 cos 30 आएगा ना, किसके बराबर, F1। तो F1 आ जाएगा आपके पास बेटा 40 cos 30 का वैल्यू √3/2, मतलब 20√3, 20√3 एक आ जाएगा, 20√3 एक आएगा। और F2 अगर आपको निकालना होगा बेटा, तो तब तो प्रोजेक्शन इधर गिराओ, ये वाला फोर्स आपको चाहिए तो आप प्रोजेक्शन इधर गिराओ इसकी, तो कितनी आएगी, F2 आएगा बेटा 40 cos 60 डिग्री, 40 cos 60 डिग्री। क्लियर, वेरी गुड। तो ये कितना आएगा 40 cos 60, cos 60 का वैल्यू cos 60 1/2, वेरी गुड, तो मतलब 20। तो एक फोर्स आपका 20 न्यूटन आया, एक आया 20√3 न्यूटन। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, बस इसका एक इधर गिराओ एक इधर गिराओ, एंगल भी दे रखे हैं और इसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है। रिपीट करूं बेटा, कंपोनेंट कर, अभी आपने कंपोनेंट नहीं किए होंगे शायद ना, कंपोनेंट कर लिए बेटा आपने? नहीं, अगर नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वो दिक्कत है, वो करा देंगे सर आपको, जब प्रोजेक्शन गिराते हैं यहाँ पे, और ये प्रोजेक्शन वो करा देंगे सर, ये कैसे आता है। नहीं कराया तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहले ही कहना था आपको, मुझे पता नहीं था आपको ये। ठीक है, चलो अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा फिर उसके बाद देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, 65 देख लो।
द रिजल्टेंट सी ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, आपके नॉन मेडिकल में भी है। द रिजल्टेंट सी ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। ये ऐसा कहता है रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। मान लो बेटा ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट जो है ना बेटा, ये सी इनका रिजल्टेंट है, दे रखा है हमें कि सी द रिजल्टेंट सी ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। ये खुद बोल रहे हैं क्वेश्चन में ही है, ये परपेंडिकुलर किसको है, ए को, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, आपको एंगल निकालना है ए और बी के बीच में, ये एंगल रेड से, ये एंगल, यही एंगल निकालना है, यही तो ए और बी के बीच में एंगल है। एंगल होना चाहिए बिटवीन टेल टेल और बिटवीन हेड हेड, ठीक है, ठीक। देखो कैसे करेंगे बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये ए, ये सी और ये बी। ये बताओ पहले मैं ये ऐसे लिख सकता हूं। अब ये फ्री वेक्टर आपको पढ़ाया होगा सर ने कि बी को आप पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये क्लियर है? तो मैंने इसको उठा के इधर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ ऐसे बना। और मुझे ये पता है वेक्टर ए प्लस बी किसके बराबर, सी के बराबर। अगर आप ट्रायंगल देखोगे तो ये सेम डायरेक्शन में है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। कोई दिक्कत, मैंने कुछ गलती तो नहीं की बेटा, हाँ या ना लिखो, नो। चलो वेरी गुड। अब देखो एक्चुअली एंगल ये है क्या, ये पहले बताओ, ये एंगल है क्या बिटवीन ए एंड बी, पहले ये बताओ हाँ या ना। नो, ये एंगल नहीं है बेटा। एंगल होता है बिटवीन टेल टेल और बिटवीन हेड हेड। ये एंगल नहीं है, ये है एंगल बिटवीन हेड एंड टेल। ये एंगल ए और बी के बीच में नहीं है, तो मुझे इसको थोड़ा आगे करना पड़ेगा। तो बेटा ये एंगल होगा बिटवीन ए एंड बी, ये थीटा है, ये मुझे निकालना है, ठीक। देखो मैंने क्या किया बेटा, इसको उठा के इधर रखा, नो प्रॉब्लम। बेटा क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं ना, आपको जो अच्छा लगेगा वो कर लो, है ना। मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, बी वेक्टर को उठा के इधर रखा, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो ये कुछ ट्रायंगल ऐसे बना। अब मुझे एंगल निकालना है बिटवीन ए एंड बी, तो वो थीटा बेटा ये होगा, ये एंगल, ये एंगल जो है बेटा, ये एंगल बन गया बिटवीन ए एंड बी। ये आपको पता होगा। अगर मैं आपको बेटा ऐसे दे दूंगा ना, दो वेक्टर ऐसे, मैं बोलूंगा इनके बीच में एंगल कौन सा है, ये एंगल है, नहीं है। आप करोगे सर इसको हम आगे शिफ्ट करेंगे, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये एंगल नहीं है बिटवीन ए एंड बी, अगर ये ए है ये बी है, बिकॉज हेड टेल के बीच में एंगल नहीं होगा। बस इतना ही है इसमें कंसेप्ट। तो ये थीटा है। अब देखो ये अल्फा है। मुझे और एक चीज इसमें दे रखी है, मुझे दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये भी मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है बेटा। अब मैं ये अल्फा मानूंगा, क्या मानूंगा, अल्फा। मैं पहले अल्फा निकालूंगा। देखो अल्फा सीधे आएगा टेन अल्फा किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, सी, बेस कितना है बेटा, ए, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये कट जाएंगे तो वन आ गया। तो टेन अल्फा वन तो कब होता है, टेन अल्फा वन, अल्फा कितना होगा 45 डिग्री। वेरी गुड। तो 45 डिग्री इज योर अल्फा। बट ये आपका थीटा नहीं है बेटा, थीटा ये है। तो अब आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, दैट इज 180 माइनस अल्फा। अल्फा की जगह क्या लिखोगे बेटा, 45 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, क्योंकि आंसर रेडियन में दे रखा है। तो ये हो गया पाई, ये हो गया माइनस पाई बाई फोर। पाई बाई फोर होता है बेटा, सही है ना। तो ये कितना हुआ, 4 पाई माइनस हो गया 3 पाई बाई फोर, बिकॉज आंसर इज इन रेडियन। तो 3 पाई बाई फोर इज योर आंसर। लिखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये सबसे आसान तरीका मुझे लगा ये ऐसे करने का। सर एंगल सम, सर y इज a इज इक्वल टू सी। बेटा गिवन है क्वेश्चन में, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन है। कंपोनेंट्स क्यों करेगा बेटा,
कर ले, वैसे भी हो सकता है। ए और सी बेटा दे रखा है इक्वल, कितनी बार पूछेगा? मैं खुद बोल रहा हूँ ना, देखो क्वेश्चन में डिक्टेट करूंगा। The resultant C of A and B is perpendicular to A। एक बात, मतलब ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू ए है। आल्सो A is equal to B, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A B के बराबर है, इसके बराबर, ठीक है। सॉरी, A और C बराबर है, A और B नहीं, A और C बराबर दे रखा है, तो A और C ही तो आया, A और C, A और C बराबर है, A और C। चलो ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करेंगे हम 66। If the resultant of two vectors A and B is perpendicular to A, if the resultant of two vectors A and B is perpendicular to A, फिर से यही क्वेश्चन है, देखो बेटा, if the resultant of two vectors A and B, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। If the resultant of two vectors A and B is perpendicular to A, ये मान लो इनका रिजल्टेंट है बेटा R और ये परपेंडिकुलर है किसको? A को। ये क्वेश्चन में गिवन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। Then the angle between A and B is, अब मुझे एंगल निकालना है A और B के बीच में, वही एंगल ये वाला, ये, ठीक, यही तो एंगल है बिटवीन A एंड B, ठीक। अब देखो इसमें मुझे कुछ कंडीशन वंडीशन नहीं दे रखी है, ठीक है, तो मैं इसको कुछ ऐसे करूंगा, देखो मैं डॉट प्रोडक्ट यूज करूंगा बेटा। R डॉट A किसके बराबर होगा? R डॉट A, डॉट A, R डॉट A किसके बराबर होगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि जब परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है? 0। तो R डॉट A कितना हो गया? 0। क्लियर है ये चीज? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, R की जगह क्या लिख सकते हो आप बेटा? रिजल्टेंट है ये R, तो आप लिख सकते हो A वेक्टर प्लस B वेक्टर, क्योंकि ये खुद दे रखा है। ये R जो है ये A और B का क्या है? रिजल्टेंट है। तो लिखो A और B, A प्लस B डॉट किससे करोगे? A से, इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, A डॉट A प्लस B डॉट A इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। फिर डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं किया मैंने। यस, तो ये कुछ ऐसा आएगा। A डॉट A कितना होता है? A डॉट A और A के बीच में एंगल कितना है? A स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B डॉट A को लिख सकता हूं BA cos थीटा, BA cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। आ गया आंसर, आ गया। तो BA cos थीटा जो है, BA cos थीटा आ जाएगा बेटा माइनस A स्क्वायर, एक ए कट जाएगा तो cos थीटा आ जाएगा बेटा माइनस A बाई B। तो मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा आ गया बेटा cos इनवर्स माइनस A बाई B, cos इनवर्स माइनस A बाई B। डी पार्ट इज राइट आंसर। ये पता कैसे रहेगा कि डॉट प्रोडक्ट यूज करना है? बेटा पता क्या है, क्वेश्चनों में आपको समझना होता है, मतलब क्वेश्चन आपको क्लिक करना चाहिए ना, कैसे करूंगा मैं क्वेश्चन को। अब उसने ये बोला कि R और ये परपेंडिकुलर है, ये आपको पता है ना, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यही तो करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं करोगे ना, तभी तो आपने R डॉट A इज इक्वल टू 0 लिखा। और आंसर किस ऑप्शंस किसके अकॉर्डिंग है, उसी अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है बेटा क्वेश्चन में, है ना। निकालना क्या है, कैसे निकालना है, ये आप सीखोगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप खुद सोचोगे कि क्वेश्चन को मुझे कैसे टैकल करना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है, पहले ये जानना है कि क्वेश्चन को करूंगा कैसे या करूंगी कैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 सर। सर प्लीज टेल क्वेश्चन नंबर 70 सर। बेटा 70 में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। बेटा ये तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, टाइम हो गया वो मुझे पता है। तो अभी इतना आज के लिए काफी है, क्वेश्चन सारे के सारे करा दूंगा मैं, ठीक है। बुकलेट डिस्कस चलती रहेगी। यहाँ आप एक काम करो बेटा, सुनो, बात सुनो सबके सब। अगर आप
जितना जितना आपको हो जाएगा ना, फिर मैं अलग अलग क्लास ले लूंगा आपका, है ना। ये जरूरी नहीं है कि मैं सैटरडे को ही क्लास लूँ। अगर आपने, मैं सर से बात करूंगा, अगर हो जाएगा तो मैं फिर डिस्कस करते रहूंगा, कल मैं फिर 10-15 और क्वेश्चंस डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट डाउट पहुंच जाएंगे बेटा, वहीं पे पहुंच जाएंगे, तू चिंता ना कर, है ना। ठीक है, बाकी आज के लिए काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। फिर आप मुझे बता देना, मैं अरेंज करा दूंगा एक लेक्चर आपके लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा। यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने पड़ते हैं, कम हो रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगी पूरी बुकलेट, आप बस पढ़ते रहो, कंसेप्ट बनाओ, क्वेश्चंस खुद हो जाएंगे। ये क्वेश्चन रिपीट करूं? बेटा क्या रिपीट करना है, रिजल्टेंट ए, ये ए और बी है, इनका रिजल्टेंट आर है, और ये क्वेश्चन में दे रखा है रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है, ये दे रखा है। अब मुझे पता है ये और ये अगर परपेंडिकुलर है कि इनका डॉट डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो मैंने किया आर डॉट ए जीरो। अब आर जो है ये रिजल्टेंट है इसका और इसका, तो मैं आर को लिख सकता हूँ ए प्लस बी, तो मैंने ए प्लस बी डॉट ए कर लिया, फिर इसको ए को डॉट ए से प्लस बी को डॉट इससे, तो ए डॉट ए होता है ए स्क्वायर, और बी डॉट ए होता है बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, आंसर। ठीक है बेटा, व्हाट्सएप भी कर लो वहां पे भी, लेकिन वो पता है आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं, कहीं कहीं को फिर वो पीछे चली जाती है मैसेज, है ना। तो फिर वो रिमाइंड रिमाइंड कराया करो ना, क्वेश्चन मार्क करके कि सर मैंने ये क्वेश्चन भेजे, क्योंकि बहुत पीछे चले जाते हैं, 350-400 मैसेज आते हैं, तो पता ही नहीं चल जाता है कभी कभी, तो फिर वो आप, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, पढ़ाई करते रहो, ठीक है।